नमस्कार, मैं हूं रणधीर और आप सबका स्वागत है फिट्स एजुकेशन चैनल पे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सामान्य विज्ञान, जिसको हम लोग साइंस कहते हैं। और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में साइंस के क्वेश्चन। और ये जो प्रश्न यहाँ पे मैं आज कवर करने वाला हूँ, ये झारखंड के विभिन्न एग्जामों में या फिर इंडिया लेवल के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं तो ये पूछे ही गए हैं, तो ये पूछा हुआ प्रश्न ही ज़्यादातर हमारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। तो बेटर होगा कि आप जो हैं इसको ध्यान से पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। वहाँ पे आप जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन जो है वो आपके सामान्य विज्ञान से रहेंगे और इनको हम सेट वाइज सेट कवर करेंगे। टोटल मैं 10 सेट आपको यहाँ पे करवाऊंगा, जो कि आज इसका पहला सेट रहेगा। और इस 10 सेटों में आपके बहुत सारे प्रश्न यानी कि 250 प्रश्न कवर हो जाएंगे दोस्तों। और 250 प्रश्न अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है झारखंड के एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम्स में और स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल के एग्जाम्स में, जो कि फॉर्म इसका आने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स वगैरह और डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा जो है वो कह रहा है कि भारत में भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन सी है। तो भारत में जो सबसे ऊंची नस्ल की भेड़ है वो है नेल्लोर, है ना। नेल्लोर इज द राइट आंसर। यहाँ पे बी जो होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, पशुधन में सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सी है। ऑप्शन नंबर बी जो सुकर है वो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे देने वाली नस्ल है ना। तो सुकर यानी कि यहाँ पे जो पिग है ना, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और निचले जबड़ों में अस्थाई कृतंतों यानी कि जो परमानेंट टीथ होती है दोस्तों, उनकी संख्या कितनी है। तो 53 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इनकी संख्या होती है 8। तो ये प्रश्न जो है पूछा गया है ना। प्रीवियस ईयर अगर आप लगाए होंगे तो आपको ये प्रश्न मिला होगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। मैंने बताया आपको कि सारे प्रश्न जो है कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा फिजिक्स से क्वेश्चन है कि एसआई इकाई यानी कि एसआई यूनिट में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। यानी कि लेंस जो होता है, लेंस का जो एसआई यूनिट दोस्तों वो क्या है, तो मीटर, वॉट, ऑप्टर या फिर डायोप्टर। तो इसको अगर आंसर पता है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। डायोप्टर जो है वो लेंस की इकाई होती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फिजिक्स से ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, MKS पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है उसकी तीव्रता क्या है, उसकी तीव्रता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो मात्रक है वो क्या है। तो 55 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, है ना, एम्पियर वर्ग मीटर। ये सारे ऐसे यूनिट से प्रश्न हैं। तो ऐसा यूनिट के लिए मैं एक अलग से सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट जो ऐसा यूनिट्स हैं उसको हम कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है प्रेरकत्व, इसको हम इंडक्टेंस बोलते हैं, का यूनिट क्या है। 56 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी। तो ये ऐसा यूनिट से भी ये भी प्रश्न था, यानी कि फिजिक्स से ही प्रश्न था। देखिए साइंस में आपको साइंस में बायो, ठीक है, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न रहेगा दोस्तों वो रहेगा आपका बायोलॉजी से, फिजिक्स से और उसके बाद थोड़ा सा केमिस्ट्री से प्रश्न रहेगा। तो ज़्यादातर आपको फोकस करना है बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, हालांकि पढ़ना तीनों है और हाँ इन्वायरमेंटल साइंस भी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घनत्व की सही इकाई है। ये घनत्व मतलब समझ रहे हैं ना दोस्तों, घनत्व का मतलब होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी का यहाँ पे क्या यूनिट होगा आपको वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ 57 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है ना। अगर आप पढ़े होंगे 9, 10 का एनसीईआरटी तो आप ये प्रश्न को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत ही इजी प्रश्न पूछा जाता है। हाँ कुछ प्रश्न जो है वहाँ पे फंसते हैं हम लोग, तो उसको हम टेंशन नहीं लेना है। हम 10 सेट में आपको कवर करवा देंगे सारा। बस आपको इन सारे प्रश्नों को रट लेना है या फिर इसको समझ के याद कर लेना है, या फिर आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं अपने बुक्स में जाके। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी पिंड की गति दुगनी हो जाती है तो क्या होता है। यानी कि जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड अगर हम डबल कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, उसका त्वरण दोगुना हो जाता है। बी, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। सी, उसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाती है। या डी, उसकी स्थितिज ऊर्जा यानी कि
पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दुगनी हो जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। संवेग का मतलब हो गया यहाँ पे कि उसका वेलोसिटी डबल हो जाता है, या फिर त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन डबल हो जाता है। तो क्या डबल होता है? तो ये देखो, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, अगर इसको आप रट के जाइएगा तो यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है आपको। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको बढ़िया से जो है ना ग्रेविटेशन पढ़ना होगा या फिर फोर्स पढ़ना होगा, दोनों चैप्टर का अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी इसका आप आंसर कर पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, है ना, उसका संवेग दोगुना हो जाता है। तो पिंड की गति यानी कि इसी ऑब्जेक्ट की गति को अगर हम डबल कर देंगे तो उसका वेलोसिटी भी डबल हो जाता है। ठीक है, तो 58 का हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के प्रश्न जो है पूछे गए हैं आपसे। पिंड का भार शून्य होता है, शून्य नहीं होगा, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट का जो भार है, वेट है, वो शून्य नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। कहाँ नहीं होगा? पृथ्वी के केंद्र पे, स्वतंत्र गिरने के दौरान, आंतरिक अंतर्ग्राहिक अंतरिक्ष में, या किसी घर्षणहीन सतह पर। तो 15 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, किसी घर्षणरहित सतह पर, है ना। तो यहाँ पे जो है हमारा भार शून्य नहीं होता है। बाकी पृथ्वी के केंद्र पे अगर हम जाएंगे तो शून्य हो जाएगा, स्वतंत्र गिरने पे हमारा भार शून्य हो जाता है, और अंतर्ग्रहिक अंतरिक्ष में हमारा भार शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा भार जो है वो शून्य नहीं रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट हमारा है एक्यूपंक्चर, है ना, एक तरीके की विधि होती है दोस्तों, ये मेडिकल साइंस में यूज़ किया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में अधिक प्रचलित है? तो एक्यूपंक्चर किस देश में अधिक इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में? तो हमारा जो इसका ऑप्शन हो जाएगा 60 का, वो हो जाएगा हमारा सी, है ना। चाइना में ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चाइना में जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं जल्दी से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये सेट अच्छा लग रहा है कि नहीं, तभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा आगे। चलिए नेक्स्ट है 61 का, कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुकता है? जब हम पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो कोई व्यक्ति अगर है तो वो आगे क्यों झुकता है? ठीक है, तो फिसलने से बचने के लिए, गति बढ़ाने के लिए, थकान कम करने के लिए, या स्थिरता बढ़ाने के लिए। तो 61 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, स्थिरता बढ़ाने के लिए, यानी कि इस पे हम पकड़ अपना बना सके, उसके लिए हम लोग जो है आगे झुक जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जब मछलियां आपस में प्रजनन करती हैं तालाबों में, है ना, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो 62 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन, देख लीजिए, एक्वाकल्चर, फिशिंग, एपीकल्चर, या फिर पिशीकल्चर। तो 62 का हम लोग हो जाएगा 50 ये पिशीकल्चर। पिशीकल्चर को हम लोग बोलते हैं मत्स्य उत्पादन, है ना, मत्स्य पालन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही हो जाएगा पिशीकल्चर। ठीक है, पिशीकल्चर यानी कि मत्स्य उत्पादन। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर 62 का डी था वो हमारा सही हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके का प्रश्न आप देखिएगा ना प्रीवियस ईयर में तो पूछा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है कहलाता है। तो किसी पदार्थ का वह केंद्र, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वह केंद्र जहां पे उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है वो क्या कहलाता है? तो 63 का हमारा ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, द्रव्यमान केंद्र, या फिर गुरुत्वा केंद्र। तो 63 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वा केंद्र। ठीक है, गुरुत्वा केंद्र हमारा सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे। मैनोमीटर यंत्र का उपयोग इनमें से किसे नापने में होता है? मैनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के जितने भी डिवाइस है ना जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे फाइगो मैनोमीटर हो गया, है ना, स्टेथोस्कोप हो गया, है ना, ENT हो गया, तो ये सब जो डिवाइस वगैरह हैं इसके लिए भी अलग से हम लेके आएंगे सेपरेट वीडियो। जब हम ये 10 सेट आपको कवर करवा देंगे ना, तब हम उसको लेके आएंगे, वहाँ पे भी सारा जो है डिवाइस कॉमन पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे इसका उत्तर दीजिए, आपको अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए मैनोमीटर यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है, किसे नापने के लिए किया जाता है? तो 64 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, गैसों के दबाव को मापने के लिए मैनोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। मैनोमीटर का उपयोग हम गैसों को दबाव को मापने के लिए करते हैं। चलिए 65 है नेक्स्ट हमारा, कीटों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? अगर कीटों का अध्ययन अगर आप करते हैं तो क्या कहते हैं? तो हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी से याद रखिएगा कि एंट मतलब चींटी होता है ना, और चींटी क्या है? कीट है। तो एंटोमोलॉजी आप यहाँ से याद रख सकते हैं कि एंटोमोलॉजी का मतलब होता है कीटों का अध्ययन। और ये भी जितने भी आपके स्टडी वाले जो टॉपिक हैं, है ना, वो भी हम लेके आएंगे अलग से। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सारा मैं कवर कर दूंगा, बस आप फोकस होकर पढ़िए और वीडियोस को रेगुलर देखिए, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करके मुझे बताइएगा कि कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगता है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, बैरोमीटर पारे को ऊपर के स्थान पर थोड़ी आर्द्रता प्रवेश कराने पर क्या होगा? तो 66 का ऑप्शन देखिए, पारे का स्तंभ गिर जाएगा, पारे का स्तंभ ऊंचा उठेगा, पारे का स्तंभ गायब हो जाएगा, या पारे का स्तंभ
अपरिवर्तित रहेगा। तो 66 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारे का स्तंभ जो है वो गिर जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे। अच्छा, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि बैरोमीटर जो है ना, ये हम लोग किसको मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि बहुत ऊंचाई पर वायु कंप्रेसर का निष्पादन समुद्र तल की तुलना में क्या होता है। तो 67 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, निम्न होता है। ठीक है, बहुत ही कम होता है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है। तो यानी कि जो मॉडर्न एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं उनका नाम आपको बताना है। तो 68 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ लिस्टर, है ना। ये साइंटिस्ट है एक जोसेफ लिस्टर। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है। तो 69 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना, चालन कहलाता है, चालन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, वही रहेगी। मतलब तापमान में अगर हम वृद्धि करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो वायु का जो तापीय चालकता है वो क्या होगा। तो 70 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, घटती है। ठीक है, वायु की जो तापीय चालकता है वो घट जाती है टेम्परेचर बढ़ने से। किसी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, किसी ऑब्जेक्ट का जो इंटरनल एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, ये आपको पूछ रहा है यहाँ पे। तो 71 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तापमान पर निर्भर करती है दोस्तों। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट हमारा है, 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है। तो अगर आप 1 ग्राम ईंधन को जलाते हैं तो उससे जो दोस्तों ऊर्जा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, सॉरी, जो गर्मी निकलती है, उसको क्या कहा जाता है। तो 72 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्मीय मान कहलाती है वो। ठीक है, ऊष्मीय मान कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा होता है। मतलब कि कौन सा यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका दृष्टि क्षेत्र का मतलब कि उसका जो कवरिंग एरिया है वो किसका ज़्यादा है, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, अवतल लेंस का, या फिर समतल लेंस का। तो 73 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर है उत्तल लेंस का। ठीक है, उत्तल और अवतल लेंस आप समझते होंगे ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोग पढ़ते हैं ना फिजिक्स में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए जो है सही हो जाएगा इसका। चलिए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके के प्रश्न पहले बहुत बनते थे, अब तो खैर बनता नहीं है, बट हाँ अब इससे ये बनता है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा इस्तेमाल करते हैं, क्यों निकट दृष्टि दोष होता है या दूर दृष्टि दोष क्या होता है, उसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कि मायोपिया और हाइपर मायोपिया जो आपका टॉपिक है इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, आपको क्लास 10 में दिया हुआ है दोनों चैप्टर। ठीक है, 74 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अवतल। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 75 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 7 रंग दिखते हैं दोस्तों इंद्रधनुष में। चलिए, तो ये था आज का हमारा सेट 1, जिसपे हम लोग आज 25 साइंस के प्रश्नों को कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी प्रश्न यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाए हैं उसको याद करने की कोशिश कीजिए। और अगर किसी प्रश्न में आपको दिक्कत होता है तो एक बार आप जाके चैप्टर को रेफर कर सकते हैं दोस्तों। चैप्टर अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है ना और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको चैप्टर भी पढ़ा देता बट समय की थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एमसीक्यू करा रहा हूँ। चैप्टर आप खुद से पढ़ लीजिए और यहाँ पे एमसीक्यू लगाइए, आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सेट नंबर 2 के साथ, जहाँ पे फिर हम 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।